नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं अपनी टीम के साथ आपको कहूंगी खुश आमदीद। हफ्ते का पहला दिन है और हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ करेंगे खूबसूरती के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। अल्लाह के बाबरकत नाम से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया और आगे भी हम ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत बेहतर करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हफ्ता शुरू होता है, काम शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी शुरू हो जाती है। एक दिन की छुट्टी के बाद हम तरोताज़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा ताज़ा दम हो जाते हैं और फिर अपनी नई मुशक्क़त के लिए रवां दवा हो जाते हैं। आपका दिन कैसा गुजरा, आपकी छुट्टी कैसी गुजरी, ये ज़रूर हमारा सवाल आपसे होता है कि क्या इस छुट्टी में आपने कुछ फ्रूटफुल काम किया, क्या आपने कोई ऐसा पसंदीदा काम किया जिससे आपको खुशी मिली हो। ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करती हूँ कि जब भी आप सुबह उठा करें तो सबसे पहले अपने आप से एक वादा करें कि आई एम द बेस्ट। यू शुड हैव टू से आई एम द बेस्ट और आप उसको करके दिखाइए, अपने आप को देखिए। जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह के ऊपर भरोसा करने के बाद तो अल्लाह ताला आपके भरोसे को कायम व दायम रखेंगे और आपको कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवादावा ज़रूर करेंगे और वो रास्ते ज़रूर दिखाएंगे जो रिस्क की जानिब लिए जाते हैं। तो हम भी अपने लोगों के लिए इसी तरह से दुआ करते हैं और उनको वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटे छोटे टिप्स बताते हैं ताकि वो मेंटली हील कर सकें और अपने आप को उस जगह पे रख सकें जहाँ पे उनको वो कामयाबी के रास्ते दिखाई देने लगे और अगर नहीं भी दिखाई देते तो उसकी जिद्दोजहद में, उसकी तगोदो में लगे। तो जनाब, कुछ लोगों की सुबह हो चुकी होगी, कुछ लोगों की हो रही होगी, मेरी बहुत पहले हो जाती है। मैं निकली और मैंने देखा सड़कों पे ट्रैफिक उसी तरह का रवा दवा था। हालात गो के किस तरह के भी हों, लेकिन सड़कों पे ट्रैफिक में कमी नहीं आती। कहा यह जा रहा था कि लोगों के ऊपर किसी हद तक असरअंदाज हुई है ये महंगाई और बहुत ज़्यादा, मतलब महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुई है, लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी जो हालिया 1 से 2 रोज़ पहले बढ़ी हैं, इसमें लोग थोड़ा सा घरों में बंद हो गए। ये जो छुट्टी गुजरी है इसमें लोगों ने, जो एक सर्वे आया था उसमें लोग उस हिसाब से बाहर नहीं निकले जिस हिसाब से बाहर निकलना चाहिए था, तो इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आया है। डेफिनेटली पेट्रोल, जो बंदा 1000 रुपये रोज़ कमाता है, यानी 30,000 रुपये अगर उसकी माहाना आमदनी है, तो अगर वो 3.5 से 31 रुपये का पेट्रोल एक दफ़ा के आने जाने में 1 लीटर का डलवा लेगा तो उसका आगे गुजारा या ख़र्चा कैसे होगा, वो आगे की चीज़ों को कैसे पसंदाज करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल चीदा चीदा निकात है जिनके ऊपर हम बात की जा सकती है। लेकिन क्या पेट्रोलियम मसनूआत के जो बढ़ते हुए क्राइसिस हैं, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इनसे इस हद तक इफेक्ट होगा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हो जाएंगे, या लोगों को इसके ऊपर अब काम करना होगा, या सिर्फ एहतजाज से ही ये सिलसिला थम जाएगा, या वाकई इसकी कोई और सॉलिड वजूहात भी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारा ले मैन है उसको शायद, अब तो खैर सभी को ये बात पता होती है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही है, डॉलर प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। लेकिन होता क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आता है और वो ममालिक जो पेट्रोल या तेल ख़रीदते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। आपको वो ज़माना भी याद होगा कि जिस वक्त कोविड था और $23 फी बैरल का तेल मिल रहा था और जो गवर्नमेंट थी, जो सऊदी गवर्नमेंट थी और जो और बहुत सारे तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ले लो, पैसे बाद में दे देना, वैसे ही ले लो, रख लो। लेकिन उस वक्त चूँकि तरसील नहीं थी, जो आमद रफ्त का सिलसिला मुनक़ता था, तो हम ज़ाहिर है हम या और कोई भी जितनी भी कंट्रीज़ थी वो उससे इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सके। और अब यह हाल है कि 93 से भी ऊपर क्रॉस कर गया है फी बैरल तेल के हवाले से। मैं आपको बात बता रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में अगर अमेरिकन टैक्सेस के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी कोई तकरीबन 88.84 का जो है वो इजाफा हुआ है और जो मार्जिन रेट है वो तकरीबन 88% बताया जाता है और 47% जो है वो डीज़ल के हवाले से बताया जाता है। ये वो तमाम तर जो कैलकुलेशंस हैं जो इंटरनेशनली सामने आती हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में एक ऐसा बड़ा तूफ़ान आएगा जो तेल क्राइसिस का, यानी तेल प्राइसेस का, जो कि हाईएस्ट रेज अप होगा। लेकिन इन पिछले 10 महीनों में भी हद से ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं और ओपेक की जानिब से इत्तलात दी जा रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो निगरां हुकूमत ने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो भी, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं उसी की वजह से उनका ये कहना है। लोग IMF को भी गालियाँ दे रहे होते हैं, IMF के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन IMF किस लिए? IMF भी सहारा दिया है मुल्क को और हमारी जैसी कंट्रीज़ को IMF के ज़रिए ही सहारा मिलता है ताकि वो इसके ऊपर खड़े होकर थोड़ी सी मईशत की बहाली कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं
सोशल एक्टिविस्ट हैं और माहिर तालीम के तारिक हबीब साहब। आप माहिर हैं तालीम के शोबे में भी और आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा अपनी महारत रखते हैं। आपसे महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे सोशल इशूज़ हैं उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है, खैरियत से। यहाँ पहले मैं आपको छोटी सी एक दो खबरों के बारे में बताती चलूँ कि पशीन में जो क्वेटा है वहाँ पर ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर 1600 किलोग्राम की जो मनशियात थी वो गिरफ्तार कर ली गई है, उस पकड़ ली गई है और उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ ये बताती चलूँ कि जिस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 1600 किलोग्राम मनशियात निकली है और कमिश्नर क्वेटा का ये कहना है कि इस किस्म के और बहुत सारे गिरोह हम पकड़ लेंगे और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जस्टिस फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का उन्होंने ओहदे का हलफ उठा लिया है और ये भी बताएं आपको कि जो डेंगू के मर्ज है वो बहुत तेज़ी के साथ पंजाब में फैल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेज हैं उसके सामने आना शुरू हो गए। और महंगाई के हवाले से तुम बात कर ही रहे हैं, मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ी, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हमने बात की थी, हमारे साथ तारिक हबीब साहब मौजूद है। तारिक हबीब साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जो मैंने ये भी इतनी बात की अपने नाज़रीन से, अपने अवाम से, थोड़ा सा इसको कोलैबोरेट कीजिएगा, फिर मैं जाऊँगी इसकी टेक्निकलिटी की तरफ इमरान सुल्तान की जानिब। देखिए, आपने जो पूरी बात बताई वो बिल्कुल एक हद तक सही भी है, बल्कि सही है, क्योंकि इस वक्त डेफिनेटली जो पेट्रोल के प्राइस हैं बेसिकली पूरी इकॉनमी को चेंज कर देता है जी। तो मेरी तो नज़र में होना ये चाहिए कि जी आप एक दफ़ा एक प्राइस रख दो और उसको बोले पूरे साल के लिए हमने फिक्स कर दिए, क्योंकि वो फिर आपकी फर्दर चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट बार बार नहीं आएगा। लोगों का माइंडसेट बेसिकली, आप हमारा जो बीइंग एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात कीजिए, हमारे माइंड इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है कि यार पेट्रोल बढ़ गया तो बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, बिजली बढ़ेगी, तेल ऐसा ऐसा ही तो है। लेकिन ये बार बार हो रहा है ना, एवरी 15 डेज के पैसेज पे आपको एक नई चीज़ समझ में आती है। आप अपना प्लान नहीं कर पा रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर आपकी मंथली इनकम है, ठीक है, आपको उसी में घर चलाना होता है, तो आप एक पूरा प्लान बनाते हैं कि इसमें ये चीज़ इतने इतने की होगी, लेकिन एवरी मंथ उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आप कभी भी ना एक प्रॉपर तरीके से फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएशन जो बार बार आ रही है। ठीक है। तो इसकी वजह से बेसिकली हम लोग को समझ में नहीं आता कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन अगर एक उसकी इनकम है, अब उसमें एक इनकम के अंदर उसको जो अब मेजर जो इश्यूज हैं उसके उसमें पेट्रोल और बिजली आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो उसको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आता है वो उसके बच्चों की एजुकेशन आती है। वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करेगा? वो कॉम्प्रोमाइज़ फिर एजुकेशन में कर देगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ फर्दर चीज़ों पे करेगा क्योंकि उससे जिंदा भी रहना है। सर बेसिकली तो देखा ये जा रहा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है ना, खाने पे, रोटी पे हो रहा है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है लोगों को। मतलब मैंने ऐसे भी घराने देखे कि जिन्होंने कुछ ऐसे इदारों में कॉल की कि जी हमारे घर में खाने को नहीं है और उनको फौरी तौर पर खाना, मतलब एक दर्द दिल रखने वाला इंसान किसी के पास भी अगर कोई ऐसी कॉल आएगी तो वो डेफिनेटली, लेकिन कोशिश एक आम आदमी जो है वो ये कर रहा है अपनी तरफ से कि अगर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो डेफिनेटली दूसरे के बच्चे को भी पढ़ाए। मैं इमरान सुल्तान की जानिब जाऊंगी। इमरान, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, मुझे आज आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। इमरान सुल्तान से जैसे हमारा राब्ता होता है उनसे हम तजिया लेंगे इस पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, ये प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में किस हद तक आगे तक जाएंगी। और जो एक और अहम बात जो हमारे सामने आ जाती है वो ये बात है कि 10 माह के अरसे में सबसे ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं और क्या इसको लगाम मिलेगा, क्या इसको रोका जा सकेगा। लेकिन चूँकि दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट आता है। क्या वजह सिर्फ IMF है? इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी इमरान, मैं आपको सुन पा रही हूँ। इमरान, आपको खुशामदीद कहेंगे शो पे। इमरान, सबसे पहले तो ये आगाह कीजिएगा, पेट्रोलियम मसनूआत इतनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं और पिछले 10 माह में हाईएस्ट रेट पे आ गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत, क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ IMF है या इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई कीमतें हैं? देखिए, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है। इसमें प्राइमरीली की जो इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं उनको हम कहेंगे, लेकिन हम हर चीज के ऊपर जो है जिम्मेदार IMF को करार दे देते हैं। हर इस वक्त जो है वो बड़ा एहतजाज किया जाता है सारी चीजों पे, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि IMF कहता क्या है। ठीक है, IMF सिंपल कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें, डिसिप्लिन करें, आप अपना टैक्स बेस को बढ़ाइए। आप पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन अब 25 करोड़ है, इस 25 करोड़ की आबादी के अंदर जो शख्स भी काबिल टैक्स आमदन कमाता है वो अपना टैक्स पे करे। ठीक है, आप हुकूमत जो है उन सब से अपना इक्वल टैक्स वसूल करे। आप अपने अखराजात को कम करें, मईशत को डॉक्यूमेंट करें, दस्तावेज करें अपनी मईशत को।
तो ये आईएमएफ कहता है, इसमें बुरा क्या है? मुझे ये बताइए, जितनी भी दुनिया में मईशतें हैं, जो एडवांस्ड ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो यही तो पैटर्न है उनका। जी बिल्कुल। इमरान, डेफिनेटली आईएमएफ को तो बुरा भला कह दिया जाता है, लेकिन आईएमएफ से ही पैसे लिए जाते हैं। आईएमएफ ही ऐसी कंट्रीज को जो थोड़ा सा किसी जब भी कभी डीप डाउन में जाती हैं तो उनका सहारा देता है, और फिर उसके बाद हम बात भी, जब आईएमएफ अपनी शराइत लगाता है, आईएमएफ को कर्जे भी वापस चाहिए तो उनको फिर बुरा भला कहा जाता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इंटरनेशनली तो आपने बता दिया कि ओवरऑल दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, और अगर हम और बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करें तो महंगाई की शरह रुक नहीं रही है। आपको क्या लगता है, ये पेट्रोलियम मसनूआत कहा यह जा रहा है 2024 में तो बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, तो इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो असल मसला है ना, इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं कि तकरीबन $93 पर बैरल के करीब है, और जो फोरकास्ट की गई है इस साल की वो $127 पर बैरल तक जा सकती है। ये रेंज, ये जो बैंक था वो $83 से और $127 तक का है, और जो अगले साल 2024 की बात की जा रही है वो $147 पर बैरल के ऊपर ऑयल प्राइसेस जा सकती है। क्यों जा सकती है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त प्रोडक्शन कट्स जो है वो किए जा रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से और रशिया की जानिब से। अच्छा। क्योंकि ये दोनों कंट्रीज और ओपेक, ये तमाम जो है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये जो ब्लॉक है, यकीनन ये अपनी मईशत को सहारा देने के लिए ये चाहेगा कि ऑयल की प्राइसेस बढ़े, और ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर ये कट लगा रहे हैं। तो ये हर मुल्क अपने अपने मुफाद के अंदर देखता है चीजों को, लेकिन मुसीबत इसमें सारी ये है कि हमारी जैसे ममालिक जो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी बेस्ड करती है इंपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, मैं इमरान थोड़ी सी कतई कलामी की माफी चाहूंगी, ये भी जानना चाहूंगी कि जो ऑयल मार्जिन है वो उसका क्या हिसाब किताब रखा जाता है? इसमें देखिए, बड़ी ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। मिसाल के तौर पे इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 2008 में भी जो ऑयल प्राइसेस थी ना वो $147 पर बैरल थी। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी वो, लेकिन तब पाकिस्तान में 300-350 रुपए का पेट्रोल नहीं था। आज ही क्यों हुआ है? ये जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है? और जब ये कीमतें बढ़ाते हैं तो क्या इस चीज के ऊपर नहीं सोचा जाता कि जिन कंट्रीज जो ऑलरेडी फॉल डाउन का शिकार हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी, उनको जो नुकसान है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए जी, ये तो हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट की बात करता है, अपनी उसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी तय करता है। इमरान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? बात ये है, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी, कि हर मुल्क अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तय करता है, लेकिन मसला यह है कि हम जैसे पाकिस्तान मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं या ऑयल प्राइसेस अगर कम होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोविड का दौर याद होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले उसके ऊपर बात भी की कि एक वक्त में $23 पर बैरल यही ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी। तो उस वक्त बहुत इसके ऊपर कुछ कहा गया, बहुत अखबारों में इदारिये भी लिखे, मैंने इसके ऊपर काफी बात की और कहा यह गया कि जनाब तेल इस वक्त बहुत सस्ता है, आप इसके लिए अरेंजमेंट करें। ठीक है। दुनिया क्या करती है कि जनाब कोई भी चीज सस्ती होती है तो इसको स्टॉक करती है। अगर वो स्टॉक फिजिकल स्टॉक नहीं कर सकती तो जनाब आप जाके फ्यूचर्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तो हुकूमत उसमें 20-25 अरब रुपए डालती है और हैच कर लेती बाकायदा जाके, क्योंकि उससे नीचे तो नहीं आना तो ऑयल प्राइसेस को। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ होता ये कि ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो हम आवाम को 10-15 रुपए देकर, रिलीफ देकर और हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तैयारी होती है कि जनाब प्राइसेस बढ़ती है तो गालियां पड़ती हैं उल्टी। तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करने वाली बात होती है, हुकूमत इसके ऊपर कोई काम नहीं करती। ठीक है, ये तो आपने कहा, लेकिन अगर मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, जैसे कि जो भी चीज जिसकी भी बात, महंगाई की बात हो रही होती है, चीनी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, लेकिन ये जो ऑयल प्राइसेस हैं ये नीचे नहीं आ रही हैं, ये ऊपर की तरफ चली जा रही हैं। तो इसको फिर वही बात है कि गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी क्या प्लान करनी चाहिए? इमरान नहीं, इसका मतलब है, देखिए दो चीजें हैं। आपने जो बात की ना कि डॉलर पाकिस्तान में गिरा है, पिछले एक महीने में तकरीबन 32 रुपए गिरा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी इसी रफ्तार से बढ़ी है, $15-20 पर बैरल बढ़ गई हैं। तो जो हमें यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए था डॉलर के हवाले से वो निगेट हो गया है। तो अब दुआ ये कीजिए कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे गिरे ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ। ठीक है इमरान, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ। तारिक हबीब साहब भी मौजूद है। तारिक हबीब साहब, आपने जो हमारे माशी तज्जियाकार हैं उनका आपने तज्जिया सुना, कितना बड़ा उन्होंने गहराई के साथ बताई हैं चीजें। आपका अपना बिजनेस कितना इफेक्ट हुआ है जब ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस एक मेजर जो है ना क्या कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके हर चीज़ के प्राइसेस के ऊपर। ठीक है। तो जब ऑयल प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली वो सब पे जब इम्पैक्ट करे तो हर कोई अपने प्राइस इंक्रीज करना चाहेगा। अच्छा, हमारी जो इतना काम है वो टोटली रिलेट करता है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ सारी इंपोर्ट होती है, तो वैसे उसके प्राइस हाई हो जाते हैं वो तो ठीक है। और जब प्राइस इंक्रीज, पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो बेसिकली हमारी ना एक साइकोलॉजी है कि जी अब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो गए तो मैंने तो करना ही करना है। वो भले आपको इम्पैक्ट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन अब आपको एक बात मिल जाती है जी पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हुए, फॉर्मूला बना दिया गया। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। ठीक है। अच्छा, वैसे एक नॉर्मल सी बात ये है कि जी जैसे इन्होंने बताया कि जी आगे जाके पेट्रोल और भी महंगा हो रहा है, तो इस लाइक महंगाई इस लाइक का सैलाब ना, तो अगर ये हमें पता है जी सैलाब आने वाला है, एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर, तो दुनिया की डिफरेंट कंट्री ना प्लान करती हैं कि जब हम सैलाब से या तो बह जाएं या फट्टे लगाएं या तैयारी करें उससे बचने के लिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ शायद ये हो रहा है कि जी हम बह जाएं। ठीक, लेकिन सर बड़ी इमरान ने अच्छी बात की कि जिस वक्त सस्ता होता है पेट्रोल तो हम रिजर्व नहीं करते या हम बुक नहीं करा लेते। हम उन्हीं कंट्रीज में रहते हुए, अगर तरसील का मसला था ना कोविड के दौरान, तो हमें रिजर्व करा लेना चाहिए हमारे पास या जी। तो ये हमारी क्योंकि प्लानिंग नहीं है। नहीं, बेसिकली मैंने आपसे कहा ना इसमें सबसे बड़ा ये कि शायद पॉलिटिशियन को बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सारा जो है ना, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम कम्युनिकेशन चेक करें तो ये चीज़ देखें कि जी किससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस चीज़ से मुल्क को फ़ायदा हो रहा है वो इम्प्लीमेंट करें ना, या जिस चीज़ से पर्सनल बेनिफिट हो रहा है मैं वो करूँगा। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा फ्रंट पे आते हैं कि उस टाइम पर मैंने वो नहीं किया, ठीक है, जो कि मेरे मुल्क को बड़ा फ़ायदा दे देता। तो इसलिए मतलब एवरी पॉलिटिशियन जो है ना, जितने भी हमारे पास हैं, उनको बिजनेस में नहीं होना चाहिए जी, ठीक है, शुड नॉट बी अ बिजनेस पर्सन। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि जो पॉलिटिशियन है उसको बिजनेस पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर फोकस अपना बिजनेस को बिल्कुल मेंटेन करने में करता है। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना, जैसे मैं एजुकेशन की बात बताऊँ तो पेट्रोल प्राइस की वजह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना कोलैप्स होती जा रही हैं जी, क्योंकि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जब देखते हैं ना कि जी महंगाई बढ़ रही है तो इम्पैक्ट पूरी ग्लोबली आएगा। सर यही सवाल इमरान की जाने भी लेके जाऊंगी। इमरान, जाते जाते एक सवाल आपसे बहुत अहम करना ये चाहूँगी कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि जो आने वाला वक्त है उसमें खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और मतलब महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, लेकिन किस तरह से ऐसा क्या किया जाए कि मुल्क में इस्तेकाम आए और बढ़ती हुई मईशत को सहारा दिया जा सके? देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो बात इस वक्त जो महंगाई है इस मईशत को मुस्तकिल कैसे करें, उन्होंने भी कहा और आप भी कह रही हैं कि मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, बल्कि हुकूमत का काम कारोबार के लिए कंड्यूसिव, यही बात अभी तारिक हबीब साहब कह रहे हैं, फराहम करनी होनी चाहिए कि आप एक पॉलिसी फराहम करें, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप आगे बढ़ाएं, वो आके काम करें सारी चीजें। तो ये अभी जो बात हो रही है, क्योंकि सियासतदानों की बड़ी मजबूरियां होती हैं, हुकूमत की बड़ी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आइए, वो आपको काम करके देगा। पाकिस्तान में कौन से बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं इस वक्त? निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, तो वो लोग जब अपने लिए काम कर सकते हैं तो इदारों के लिए क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप देख लें कि आपके इदारे तबाह हो गए, PIA तबाह हो गया, 17 अरब कल उसको मिले, पाकिस्तान रेलवे तबाह हो गया, बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है इमरान, यानी कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल सही है, मैं हम इंशाल्लाह आपको मजीद भी प्रोग्राम्स में लिया करेंगे, लेकिन कंक्लूजन हमें इस बात का ये निकला है कि इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए, जो अपने बिजनेस मेहनत करती है उसी तरह से दियानतदारी के साथ आप जो है वो मेहनत करें, और तो फिर डेफिनेटली इदारे भी तरक्की करेंगे और मुल्क तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे दोबारा यही वाला सवाल कि मईशत को, इस्तेकाम को सहारा देने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए? देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, मैं इससे थोड़ा हटके बताऊंगा, आऊँगा इसी पे।
जब भी कोई किसी, जैसे मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ ना, तो मैं लोन ये सोच के लेता हूँ कि मुझे लोन वापस भी करना है, तो मैं किसी न किसी कारोबार में लोन लगा काम करूँगा और उससे कमा के लोन वापस कर दूंगा। ठीक है। हमारे कारोबार तो होता ही कोई नहीं है, तो हम वापस कैसे करेंगे? तो फिर उसको वापस करने के लिए मैं किसी और से ले लूंगा कि मुझे उसको वापस करना है, तो ये घूमता रहूँगा मैं इसी चक्की के अंदर जो है ना। इस वक्त की जो करंट कंडीशन है ना, वो बेसिकली है कि जी हमने ना अपनी एक्सपोर्ट पे काम करना है। ठीक है। पाकिस्तान शुरू से अभी तक डिपेंड कर रहा है कि जी जो लोग बाहर जाएंगे ना, बेसिकली सोचा जाता है सब लोग बाहर चले जाएं जी, और बाहर से यहाँ डॉलर भेजना शुरू कर दें। ठीक है। तो शायद हमारा सिर्फ यही काम रह गया है कि हम इसी से मुल्क चलाएंगे। सर डेफिनेटली आपने बात की, 3 कॉजेज तो है ना सामने, रेमिटेंसेज आनी चाहिए, इदारों को प्राइवेटाइज होना चाहिए और उसके अंदर मेहनत करनी चाहिए, और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपका आना चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपका आना चाहिए, और एक और बड़ी अहम बात है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो आप 30% आपकी इम्पोर्ट है और 70% आपकी एक्सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये 50% का डेफिसिट। देखिए एक्सपोर्ट पे तो काम करना है आपको, वो उन इंडस्ट्रीज पे काम करना है जो इंडस्ट्रीज पे दुनिया में टॉप पे जा रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा रही है, एआई बहुत ऊपर जा रही है, उन पे आपको काम करना है जिससे आपको रेवेन्यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। जी। इस वक्त की बिगेस्ट इंडस्ट्री दुनिया में गेमिंग बन गई है। वो जस्ट आप एक रूम में कैब बनाते हैं और उसे $1 बिलियन कमा लेते हैं। मैं इसके ऊपर बात करूंगी सर। हम थोड़ा सा, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। आपका शुक्रिया अदा करूंगी तारिक हबीब साहब, आपके पास इतनी अच्छी मालूमात है और एक आम आदमी को समझाने के लिए इतने अच्छे आपके पास सजेशंस हैं जिनके ऊपर हम बात भी करेंगे। नाज़रीन, जो लुब्बे लुबाब है, जो इसका जो सिनॉप्सिस सामने आए, वो सिर्फ यही सामने आए कि हम अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को बेहतर बना के आगे बढ़ाया जा सकता है। मुल्क की सतह पर मुल्क को किस किस्म के डिसीजन लेने होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि महंगाई किसी तरह से रुक नहीं पा रही और खाम तेल की कीमतें आगे बहुत बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी सेट पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।